हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए रजिस्टर वगैरह जल्दी से निकालें, आप लोग सभी डॉट पेन निकाल के लिखना शुरुआत कर दें। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्वेल्थ के दृष्टिकोण से हर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यदि विगत वर्षों में नहीं आया तो निश्चित मान के चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाएगा। नीट एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या, आप लोगों ने मूवीज देखा होगा, कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कोई मर्डर हो जाता है या कोई इस प्रकार का केस चलता है जिसमें मतलब कोई बेबी का फादर जो होता है वो ये कहता है कि मतलब ये मेरा बेटा नहीं है, जबकि फीमेल कहती है ये आपका ही बच्चा है, लेकिन वो मना करता है। तो इस दौरान कोड के माध्यम से मुख्य रूप से उसके डीएनए को प्राप्त किया जाता है। मतलब डीएनए से मतलब किसी प्रकार का सैंपल ले लें, चाहे ब्लड का सैंपल ले लें, चाहे सीमेन का सैंपल ले लें, या फिर कोई हेयर का पार्ट ले लें, उसके माध्यम से डीएनए को निकालकर उसकी पहचान की जाती है। डीएनए में क्या पहचान की जाती है, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का मतलब क्षारक का जो विशेष क्रम पाया जाता है, उस विशेष क्रम की पहचान की जाती है। उस विशेष क्रम की पहचान के माध्यम से मुख्य रूप से हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है। तो इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो परिभाषा कैसे दे सकती है, तो देखिए वह टेक्निक वह टेक्निक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान या आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसे ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये आपको पता है कि डीएनए काय का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुगर पाई जाती है, और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस का एक विशेष सीक्वेंस पाया जाता है। यदि आप उस सीक्वेंस की पहचान कर लें तो ये पता कर सकते हैं कि ये बेबी किसका है या मर्डर किसके द्वारा किया गया है। तो उसकी जो पहचान करना जो क्रिया होती है उसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, एलेक जेफरी। कौन से वैज्ञानिक थे, एलेक जेफरी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1985 में मुख्य रूप से इस मेथड को बताया था। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर जो चर्चा सबसे पहले की थी वो वैज्ञानिक कौन से थे, एलेक जेफरी। विशेष तौर पर इसको अंडरलाइन कर लें और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लें। और किस सन में की थी, 1985 में। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के थे। इंडिया में मुख्य रूप से आप कहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुख्य रूप से डॉक्टर इंडिया में डॉक्टर लाल सिंह और दूसरे वैज्ञानिक थे बीके कश्यप। कौन से वैज्ञानिक थे, बीके कश्यप ने हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला लेबोरेटरीज प्रयोगशाला में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड
संबंधित कई कार्य किए। तो स्वाभाविक है कि मतलब एलेक्स जेफरी ने मुख्य रूप से इस मेथड की खोज की थी या आधारशिला रखी थी। डॉक्टर लाल सिंह व वीके कश्यप ने हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित कई कार्य किए। ये मुख्य रूप से इनका क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ये क्या चीज है, इनका इंट्रोडक्शन है। अब सबसे पहली बात है कि इसकी उपयोगिता क्या हुई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर बहुत खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट खर्च क्यों करे, या पर्टिकुलर मतलब कोड के माध्यम से गवर्नमेंट क्यों खर्च करे। तो इसकी कुछ ना कुछ तो उपयोगिता रही होगी, जब मुख्य रूप से कि पुलिस के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी गवर्नमेंट सेक्टर के माध्यम से इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो इसके मुख्य रूप से आप ये उपयोग देख लें, यूज क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहले यूज क्या है, ये यूज मुख्य रूप से आप लोग देखते हैं। पितृत्व यानी पैटर्निटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से ये किया जाता है, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा मुख्य रूप से जो क्या बोलते हैं मर्डर केस होते हैं या न्यायालयीन केस चलते हैं, कानून वाले जो केस चलते हैं, क्या मर्डर केस या कानून द्वारा जो केस चलाए जाते हैं उनमें बहुत महत्व है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत बड़ा महत्व है। फिर न्यू स्पीसीज, न्यू जो नई जाति पैदा होती है, कौन सी नई जाति पैदा होती है, इसका दूसरी जाति के बीच क्या संबंध है। न्यू स्पीसीज का दूसरी जाति के बीच क्या संबंध या रिलेशन है, क्या संबंध या रिलेशन है, उसका पता लगाया जा सकता है। क्या उसका पता लगाया जा सकता है, मुख्य रूप से क्लियर। पहली बात, एक का दूसरे के साथ, अगला पॉइंट क्या दे सकते उपयोग में, एक का दूसरे के साथ क्या आनुवांशिक संबंध है, इसका भी पता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा चलाया जा सकता है। क्लियर, इसका पता भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा मुख्य रूप से चलाया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, इसके महत्व। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, क्या एक एग्जाम्पल आपके सामने दे दूं कि ये आपके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आज तक क्या कोई इस प्रकार की घटना हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं हुई है। तो सबसे पहला जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल आप ले लीजिए, राजीव गांधी, क्या राजीव गांधी, और दूसरा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ये पूर्व प्रधानमंत्री थे अपने यहां के, क्या पूर्व प्रधानमंत्री थे, और ये पूर्व राष्ट्रपति, ये भारत के थे और ये अमेरिका के थे। ये दो एग्जाम्पल हैं। इसमें मुख्य रूप से आप सुन सकते हैं इन एग्जाम्पलों के बारे में कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी हत्या मुख्य रूप से बम विस्फोट के द्वारा की गई थी। एक मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ के माध्यम से, मतलब कोई बम वगैरह के माध्यम से मुख्य रूप से हत्या की गई थी। तो उस दौरान मुख्य रूप से एक महिला उनके पास गई थी माला डालने, जैसे वो झुकी तो वैसे बम विस्फोट हुआ, उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से डेथ हुई। तो ये जो जांच हुई, ये जांच मुख्य रूप से हड्डियों को पकड़ कर मुख्य रूप से डेथ तो हो गई थी, पूरा आस पड़ोस में जितनी भी महिला की भी डेथ हो गई, सब कुछ जो
तो वहां मुख्य रूप से जो हड्डियां पाई गई, तो ये सिद्ध उनकी जब जांच की गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये कोई महिला है जो धनु के नाम से जानी जाती है। तो क्या उस महिला को मुख्य रूप से किस नाम से जाना गया? महिला धनु, इसका नाम इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। फिर बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके ऑफिस में काम करने वाली एक महिला थी मोनिका लेविन्स्की। इसके साथ इन राष्ट्रपति के मुख्य रूप से अवैध संबंध हो गए, शारीरिक फिजिकल रिलेशनशिप हो गए। जब फिजिकल रिलेशनशिप हुए वह बिगड़े, तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से उस महिला ने न्यायालय में या कोर्ट में जाकर मुख्य रूप से ये कहा कि इनके साथ मेरे संबंध थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है अमेरिका का, तो वहां उन्होंने सीधे सीधे मना किया कि इस प्रकार के मेरे कोई संबंध नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही उन फिजिकल रिलेशनशिप को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वीकार किया। ये मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छे ढंग से हैं, जिनको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये। अब आता है कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इतनी देर से मैं कह रहा हूं, तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस प्रकार से मुख्य रूप से मेथड अपनाया जाता है जिसके फलस्वरूप पता चलता है, क्या किस प्रकार से पता मुख्य रूप से चलता है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं मिटा दूं भाई। ठीक है, देखिए कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो भैया पूछ लेना, बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और मेरे अदृश्य बच्चे तो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिख दिया करो, जो चीज समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है ना। तो अब मुख्य रूप से प्रश्न उठता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मर्डर के केस में हो, या कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए जैसे मर्डर केस होता है तो उस प्लेस पर मुख्य रूप से क्या एक कहा जाए ब्लड की बूंद डली मिल जाए, क्या ब्लड की बूंद मतलब ड्रॉप ऑफ ब्लड स्पॉट मुख्य रूप से पाया जाए, उसके द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए का बहुत बड़ा रोल है इसमें, डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। ये आप लोगों को पता ही है कि डीएनए क्या होते हैं। ये देख लीजिए, डीएनए एक सेगमेंट है, ये मैं बना रहा हूं। आपको यदि ह्यूमन, देखिए क्या, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि डीएनए का, हाँ दूसरा सेगमेंट यहां भी बना दूं मैं। दूसरा सेगमेंट मतलब ये आपका, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि मतलब जो डीएनए होते वह होमोलोगस होते, ये आपको पता ही है। क्या डीएनए कैसे होते हैं? होमोलोगस होते। एक डीएनए में दो थ्रेड पाए जाते हैं, क्या, और दो प्रकार के मैंने सेगमेंट्स बताए थे, क्या दो प्रकार के सेगमेंट बताए थे। जो सेगमेंट्स अब मैं यहां थोड़ा सा अलग से कर रहा हूं, जो सेगमेंट्स मुख्य रूप से मैं अदर कलर से बना रहा हूं, ये जो होते हैं ये 99.9% सेम होते हैं। कैसे होते हैं? 99.9% सेम होते हैं। जो विशेष होते हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूं, मतलब रेड कलर के बना रहा हूं, देख लीजिए ये देखिए मैंने बना दिए। तो इनको, ये जो 99% सेगमेंट सेम है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन को कोड करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेगमेंट प्रोटीन को कोड करते हैं। स्वाभाविक है कि ये जो दूसरे जो मुख्य रूप से हैं रेड कलर के ये वाले सेगमेंट, ये 0.1% होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, प्रोटीन को कोड नहीं करते। इनको जंक डीएनए कहा जाता है। यदि आपको ध्यान होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उस दौरान मुख्य रूप से आप और हम लोगों ने इनको फालतू का कहा था, लेकिन आज काम के हैं। उस दिन फालतू का कहा था, लेकिन आज काम के। इनको क्या कहा जाता है?
जंक डीएनए कहा जाता है, जो प्रोटीन को कोड मुख्य रूप से नहीं करते और इनमें मुख्य रूप से रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है। क्या कौन सा सीक्वेंस होता है? रिपीटेटिव, दूसरे मैं उससे लिख रहा हूं, रिपीटेटिव सेगमेंट पाया जाता है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, सेगमेंट रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है इनमें। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से क्या बताया कि 99% जो सेम है वो तो सभी में सेम होंगे। क्या जितने भी ह्यूमन है उनमें मुख्य रूप से ये सेम है, बस 0.1% का खेल है। क्या 0.1% का खेल है कि जो जंक रिपीटेटिव मुख्य रूप से होते हैं 0.1%, जो मुख्य रूप से प्रोटीन को कोड नहीं करते, यह मुख्य रूप से यदि इनके नाइट्रोजन बेसिस के क्रम को पहचान कर लिया जाए, वह कितने बार रिपीट हुआ है, वह कितने बार मुख्य रूप से रिपीट हुआ है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप और हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि क्या बताया जाए कि इसमें AGCT ये 2 बार रिपीट हुआ है। दूसरा मुख्य रूप से जो रहता है, क्या जो दूसरा है उसमें मुख्य रूप से धागा कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें मैं बता देता हूं। AGCT तो सपोज दैट के मुख्य रूप से 4 बार रिपीट हुआ है। कितने बार रिपीट हुआ है? ये 4 बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से आप और हम लोग यदि किसी भी एनिमल्स के जंक डीएनए के नाइट्रोजन बेस के क्रम को, सीक्वेंस को केवल पहचान कर लें, यदि पहचान कर लें उनमें क्या अंतर पाया जाता है, तो उसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से मुख्य रूप से संबंध को पहचान किया जा सकता है। तो ये जो अंतर पाया जाता है, ये जो इनके बीच में अंतर पाया जाता है, इसी अंतर को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? VNTR कहा जाता है। क्या VNTR कहा जाता है। VNTR का मतलब क्या है? यहां देखिए, वेरिएबल नंबर ऑफ, टी का मतलब टैंडम रिपीट्स। क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, टैंडम एम, क्या टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। यानी कि मुख्य रूप से इनका जो रिपीट्स हो रहा है, यहाँ 1 2 3 बार हुआ, यहाँ 1 2 बार हुआ, किसी में मुख्य रूप से 4 बार होता है, किसी में 5 बार होता है। तो ये जो अंतर पाया जाता है, जिसको VNTR कहा जाता है, जिसको क्या कहा जा रहा है बच्चों? VNTR कहा जाता है। यदि इसकी पहचान कर ली जाए तो मुख्य रूप से आप आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इस मेथड को अपनाया जाता है? सबसे पहले मुख्य रूप से फर्स्ट पॉइंट जो बताया जाए, क्या किस प्रकार से अपनाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं कि डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। सपोज दैट कि ब्लड का स्पॉट प्राप्त हुआ, तो उस ब्लड के स्पॉट को लेते हैं, यानी ब्लड को लेते हैं, उस ब्लड में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती हैं। क्या? ब्लड स्पॉट ये प्राप्त कर लिया। इस ब्लड स्पॉट में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जा रही हैं। इन सेल्स से मुख्य रूप से क्या किया जाए? डीएनए को आइसोलेट्स कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? डीएनए को मुख्य रूप से क्या कर लिया जाए? आइसोलेट्स कर लिया जाए। तो सबसे प्रथम मेथड है कि भाई डीएनए तो प्राप्त करना पड़ेंगे आपको। क्या? डीएनए तो प्राप्त करना पड़ेगा, यानी जेनेटिक मटेरियल प्राप्त हो गया। डीएनए का मतलब किसी भी व्यक्ति का जेनेटिक मटेरियल अपने पास आ गया। अब जिसका जेनेटिक मटेरियल आया है तो उसकी आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। सपोज दैट के मुख्य रूप से ये डीएनए आपके पास आ चुका है। क्या आ चुका है? ये डीएनए, ये वाला डीएनए आ चुका है। अब इसका मुख्य रूप से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुन लीजिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। तो देखिए, तो मैं लिखूं, क्या लिखा जाए? प्राप्त डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख दिया शॉर्ट में, प्राप्त डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। क्या सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। भाई ब्लड स्पॉट से मुख्य रूप से यह प्राप्त हुआ कि इस व्यक्ति ने किसने क्या मर्डर किया है, तो उस पर शक है। क्या, तो XYZ पर सपोज दैट शक है, तो XYZ के मुख्य रूप से आपको क्या प्राप्त करने पड़ेंगे, XYZ के क्या प्राप्त करने पड़ेंगे, 3 पर शक है। जैसे सपोज दैट XYZ इन कंफर्म नहीं है कि मुख्य रूप से ये तो ये कहा गया है कि उनके परिवार के द्वारा कि इनके द्वारा मुख्य रूप से क्या किया गया है कि मर्डर किया गया है। इन तीनों पर मुख्य रूप से शक है। और मर्डर जिस स्थान पर किया गया वहां ब्लड के स्पॉट पाए गए, ब्लड के स्पॉट पाए गए। तो जब ब्लड के स्पॉट पाए गए तो सीधे सीधे मुख्य रूप से उस ब्लड के स्पॉट को आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और उसमें क्या रहती है, सेल्स रहती है। उन सेल्स से डीएनए को आइसोलेट्स किया, डीएनए को आइसोलेट्स कर लिया। तो स्वाभाविक है अब आपके पास XYZ स्वाभाविक, एक तो मर्डर स्थान से प्राप्त ब्लड स्पॉट के डीएनए को प्राप्त किया, दूसरा मुख्य रूप से क्या XYZ के चाहे सीमेन से, चाहे ब्लड सैंपल से, या बाल वगैरह ले लो, या कोई भी सेल्स अपने पास आ जाए तो उनके डीएनए को प्राप्त कर लिया। क्या, डीएनए को प्राप्त किया। और डीएनए को जो प्राप्त किया उस डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। और डेंसिटी फ्यूगेशन किया गया तो डेंसिटी के हिसाब से डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे ध्यान रखें 99.9% सेम डीएनए होते हैं सभी ह्यूमन में, सिर्फ 0.1% डिफर होते हैं, जिनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, जंक डीएनए कहा जाता है। इन पर रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है। यदि रिपीटेटिव सीक्वेंस की भिन्नता या अंतर को पहचान कर लिया जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आसानी से किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है यह प्रोटीन को कोड नहीं करता। बिल्कुल अंडरलाइन गहरी कर लीजिए, ये लिखा हुआ प्रोटीन को कोड मुख्य रूप से यह नहीं करता है, प्रोटीन को कोड नहीं करता है। इसी को मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है, VNTR कहा जा रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यानी कि हर व्यक्ति में ये 0.1% है। ये जो जंक डीएनए है यही इनके नाइट्रोजन बेस में अंतर पाया जाता है, इन्हीं के नाइट्रोजन बेस में अंतर। देखिए आपको HGP में मुख्य रूप से मैंने इनको जंक डीएनए को फालतू नाम दिया था कि ये बेकार है, लेकिन आज ये काम आ रहे हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्य रूप से ये बहुत काम आ रहे हैं। तो इसका ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं, ले लिया, चलिए मिटा दिया। तो देखिए क्या किया गया, दूसरा जो मेथड अपनाया जा रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल प्राप्त हुई, पहले सबसे पहली बात तो ये कि जेनेटिक मटेरियल किस किस का प्राप्त हुआ। एक किसका लेना पड़ेगा, एक X का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त करना पड़ेगा, Y का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त करना पड़ेगा, और Z का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मर्डर जिस व्यक्ति का हुआ उसके घर वालों ने ये कहा कि मुझे इन फलाने फलाने व्यक्तियों पर शक है। ठीक है, तो पुलिस मुख्य रूप से इनको अरेस्ट करेगी और कोर्ट के माध्यम से चाहे ब्लड सैंपल ले, चाहे कोई भी सेल ले, चाहे सीमेन ले ले, चाहे किसी भी प्रकार की सेल्स को प्राप्त कर ले, तो उसमें मुख्य रूप से जो डीएनए पाए जाएंगे और डीएनए के सभी सीक्वेंस पाए जाएंगे उनका सभी का करना पड़ता है। लेकिन आप और हम लोग क्रोमोसोम 1 का ही केवल लेकर चलेंगे, क्या क्रोमोसोम 1 को लेकर स्टडी करेंगे, तो स्वाभाविक है इसमें क्रोमोसोम 1 की स्टडी, इसमें भी क्रोमोसोम 1 की स्टडी, और इसमें भी क्रोमोसोम 1 की स्टडी करेंगे। तो ये क्या जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए प्राप्त किया इनकी सेल्स से। क्लियर, सबसे पहली बात। अब मुख्य रूप से जो ब्लड स्पॉट था, क्या ये जो क्या था, ये ब्लड स्पॉट था, क्या ये क्या था, ब्लड स्पॉट। ये तो क्या है, ब्लड स्पॉट जो है वो अज्ञात व्यक्ति का है, जो पता ही नहीं है आपको। ये क्या है, अज्ञात व्यक्ति है, ये शक के दायरे में पैदा कर रहा था, कि ये शक के दायरे में पैदा कर रहा था। तो इस अज्ञात व्यक्ति का नाइट्रोजन बेस इन तीनों में से जिसका मिल जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मुख्य रूप से इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, उस स्थान पर मर्डर के दौरान उपस्थित था। और यदि
इसके नाइट्रोजन बेस का क्रम इन तीनों में से किसी का नहीं मिलता है, तो यह सिद्ध होगा कि मुख्य रूप से वो तीनों XYZ जो व्यक्ति थे उस दौरान वहां उपस्थित नहीं थे, उनका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है, इस मर्डर केस से लेना देना नहीं है। तो इन तीनों चारों का मतलब इन चारों का जो जेनेटिक मटेरियल प्राप्त हुआ है, तो उनका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट क्या सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो डेंसिटी के हिसाब से डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, डेंसिटी के हिसाब से मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी, ये डेंसिटी में लिखा है तो मैंने एरो कर दिया, डेंसिटी के हिसाब से डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए डीएनए अपन क्रोमोसोम नंबर 1 को लेकर काम कर रहे हैं, क्या XYZ, और अज्ञात व्यक्ति का क्रोमोसोम नंबर 1 को लेकर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, देखिए तो जो सेपरेट डेंसिटी के बेस पर होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है। देखिए तो ये जो है मुख्य रूप से ये वाले, ये वुल्क डीएनए प्राप्त हुई, इस प्रकार की कंडीशन किसकी प्राप्त हुई है, वुल्क डीएनए की। वुल्क डीएनए मुख्य रूप से सभी में 99.9% सेम होते हैं ऑल ह्यूमन में, ऑल ह्यूमन। जब ये सेम है तो इसकी स्टडी तो की नहीं जाएगी, इसकी स्टडी यही रुक जाएगी, मतलब आगे इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। दूसरे जो मुख्य रूप से होते हैं, जो दूसरे हैं उनको कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए जो है वह 0.1% है, कितने हैं, सैटेलाइट डीएनए जो 0.1% है, जो जिनमें डिफरेंट क्रम पाया जाता है, जिनमें डिफरेंट क्रम पाया जाता है, जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, जो प्रोटीन को कोड नहीं करते। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला मुख्य रूप से जो होता है इसको मिनी सैटेलाइट क्या कहा जाता है, मिनी सैटेलाइट कहा जा रहा है। और जो मुख्य रूप से दूसरा है इसको क्या कहा जा रहा है, माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्य रूप से जिसका यूज होगा, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्य रूप से जिसका यूज होगा वह कौन सा है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, मिनी सैटेलाइट होता है। क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसका यूज होता है वो कौन सा होता है, यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, लिख दिया, मिनी सैटेलाइट का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मुख्य रूप से यूज करेंगे। ये सबसे पहली बात है आपको मुख्य रूप से बताने के लिए, ठीक है। तो अब आप मुख्य रूप से इस सैटेलाइट के डिफरेंट को मुख्य रूप से जैसे प्राप्त करते हैं तो इसको मुख्य रूप से क्या किया जाता है, क्या इसको क्या किया जाता है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो देखिए 2 पीक्स पाए गए थे, एक पीक्स कौन सा पाया गया था, वुल्क डीएनए का जो 99.9% सेम ऑल ह्यूमन में, और दूसरा पीक्स कौन सा था, सैटेलाइट डीएनए जो 0.1% था, जो डिफर था, जो ह्यूमन में मुख्य रूप से डिफर है। तो इसी को लेकर स्टडी की जाएगी, इसी को लेकर मुख्य रूप से क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। तो ये मुख्य रूप से कंडीशन किस प्रकार से प्राप्त हुई, अब अपने को XYZ और अज्ञात व्यक्ति के मुख्य रूप से डीएनए को ये देखते हैं कि सीक्वेंस का क्या क्रम है, रिपीटेबल क्रम क्या है, कितने सेगमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, क्या कितने सेगमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपने मुख्य रूप से क्या लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो ले लिया। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए, ठीक है, यही केवल मैं मिटा लूंगा अभी। देखिए अब अपने को मुख्य रूप से क्या देखना है कि सबसे पहले तो मुख्य रूप से एक क्रोमोस डीएनए और दूसरा, तो ये X के हैं,
इसी प्रकार से दूसरा बना रहा हूं, इसी प्रकार से तीसरा बना। ये y का है और ये z का है। अज्ञात का अभी मैं बनाऊंगा, क्या अज्ञात का मुख्य रूप से मैं अभी बनाऊंगा। तो देखिए इस पर सबसे पहले अब आप और हम लोग ये जान लें कि कितने जो न्यूक्लियोटाइड हैं वह रिपीट हो रहे हैं, या नाइट्रोजन बेस कितने रिपीट हो रहे हैं। कि सपोज दैट कि एक्स में मुख्य रूप से 1, 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, सपोज दैट के। तो ये यहां 3 लिख दिया, 3 रिपीटेबल सीक्वेंस है। इस पर मुख्य रूप से कितने रिपीट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, चलो 4 ही बता देता हूं, 4 और 5 रिपीट हो रहे हैं। कितने रिपीट हो रहे हैं, 5 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। वाई में मुख्य रूप से क्या कंडीशन है, वाई में, तो वाई में आप और हम लोग जान लें कि 1, 2, 3, 4 रिपीट हो रहे हैं। यहां कोई एजीसीटी, भाई क्या रिपीट हो रहे हैं, एजीसीटी, 4 जो रिपीट हो रहे हैं यहां लिख दीजिए भले, एजीसीटी ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 बार रिपीट हुए, तो इसमें मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये इसके ऊपर होंगे तो ब्लैक स्पष्ट दिखाई दे, ब्लू स्पेस से मैंने मुख्य रूप से अलग अलग लिया रिपीट के लिए कंडीशन, जिससे ध्यान रख रहे हैं। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से मान लीजिए 1, 2 बार रिपीट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो ये मुख्य रूप से क्या है आपका, ये जो है ये जेड का सीक्वेंस क्रम है, ये आपको पता चल गया। क्या अब मुख्य रूप से क्या प्रोसेस की जाती है कि डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन, पहले इसके लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां 6 रिपीट हुए, यहां 2 रिपीट हुए और यहां 3, 4, 7 डीएनए सेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस जो रिपीट हुए वह मुख्य रूप से लिख दिया। इस वजह से इनको रिपीटेटिव सीक्वेंस कहा जाता है। और विशेष ध्यान रखना है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ जंक डीएनए में ही पाया जाता है, जो प्रोटीन को कोड नहीं करता है, अर्थात मुख्य रूप से 0.1% डिफर वाले डीएनए सेगमेंट पर ही पाया जाता है। ये कंडीशन मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब मुख्य रूप से क्या किया जाए कि डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो सेकेंड पॉइंट्स क्या जाता है इनका, ये तो आइसोलेट कर लिए थे कि इनका डाइजेशन करवाया जाए किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये डाइजेशन क्या मतलब, ये सीजर्स, केमिकल सीजर्स कैंची है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो सीजर्स कैंची है, वो क्या करता है कि मुख्य रूप से इनके सेगमेंट्स को ये काट देता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से इनके सेगमेंट्स को इसने ये काट दिया। ये देखिए मैं काट रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कौन से सेगमेंट्स बचेंगे, कौन से भाग बचेंगे, वही भाग बचेंगे जो जंक वाला था, जिस पर रिपीटेटिव सेगमेंट्स पाए जा रहा है, जिस पर रिपीटेटिव सीक्वेंस मुख्य रूप से पाया जा रहा है, वही पार्ट बचते। यानी कि अब लंबे लंबे टुकड़े प्राप्त हो गए अपने को, ये लंबे लंबे मुख्य रूप से टुकड़े प्राप्त हो गए। किसके द्वारा प्राप्त हुए, इन डीएनए को जो थे वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड द्वारा काट लिया गया, जो मैंने अभी आपको काट के बताया। तो अब लंबे लंबे टुकड़े प्राप्त हुए। अब इनको मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इनको थर्ड पॉइंट में जो आएगा, इन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मुख्य रूप से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मुख्य रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका मुख्य रूप से क्या आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये विशेष ध्यान रखना, ले लिया ना, ये विशेष आपको ध्यान रखना कि केवल आप और हम लोग एक ही क्रोमोसोम को लेकर चल रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1। कौन सा, विशेष ध्यान रखना है, क्रोमोसोम नंबर 1 को लेकर कार्य कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 को लेकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको क्या किया, इन्हें ये जो प्राप्त हुई, इन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मुख्य रूप से ट्रांसफर कर दिया।
तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पर ट्रांसफर करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये चीज पोर्शन मैं नहीं मिटा लूंगा क्योंकि यहां आपका ये क्लियर हो रहा है कि कौन कौन से XYZ का सैंपल लिया था, ठीक है। तो देखिए, तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की ये प्लेट है, एक प्लेट, इस पर X के स्थानांतरण करना पड़ेंगे। दूसरी प्लेट, इस पर Y के आप और हम लोग स्थानांतरित कर देंगे। तीसरी प्लेट, इस पर Z के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को के द्वारा कट करने के बाद प्राप्त है उनको स्थानांतरित करेंगे। तो स्वाभाविक है, ये तो आपको पूर्व में मैं बता चुका हूं कि डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, क्लियर, ये तो आपको पता ही है। तो स्वाभाविक है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये यदि लिया होगा स्क्रीनशॉट मुख्य रूप से यहां आपने, तो कितने कितने सेगमेंट्स थे यहां लिखा था मैंने, जो अब वो मेरे दिमाग से निकल गया क्या, तो आपके द्वारा जो लिए गए थे वह मुख्य रूप से मैं एक बार फिर से देखे लेता हूं। तो देखिए, ये सेगमेंट था, एक ये था, इसमें एक ये था, एक ये था, इसमें एक ये था और एक डीएनए सेगमेंट यह था। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन से सेगमेंट्स रिपीट हुए थे, इसमें मैं ये मान ले रहा हूं कि एक ये हुआ था, एक ये रिपीट, तीन इसमें थे। इसमें मैं बता दूं 1 2 3 4 रिपीट हुए थे, तो यहां 3 लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहां कितने थे अब मेरे दिमाग से निकल गया है। यहां मैं मुख्य रूप से 4 रिपीटेटिव बता देता हूं सीक्वेंस, तो इसमें मैं मुख्य रूप से 2 3 4 5 बता देता हूं। तो यहां 4 और ये 5 वाला लिया, ये X के डाले, इसमें इसमें Y के डाले और इसमें Z के डाले। तो यहां मैं मुख्य रूप से कितना 1 2 ले लेता हूं और इधर कितना कर देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6, तो यहां लिख दिया जाए कि यहां 2 हैं और यहां 6 सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं नाइट्रोजन क्षारक के। तो स्वाभाविक है कि ये डीएनए में आपको क्लियर कर चुका हूं कि ये डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आपको पता ही है। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो यह मुख्य रूप से पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। यहां मुख्य रूप से ये क्या है, ये एनोड है, ये क्या है, एनोड है। तो ये इस साइड की ओर भागेंगे, ये क्या इस साइड की ओर भागेंगे, और उसमें भी मुख्य रूप से जिन पर रिपीटेटिव सीक्वेंस कम है, छोटे हैं, छोटे यानी कि जो सेगमेंट थे, तो वह मुख्य रूप से तेजी से भागेंगे। तो वह तेजी से जब भागेंगे तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है 3 सेगमेंट का, ये आगे हो गया और जिस पर 4 रिपीटेटिव थे वह पीछे हो गया। इसमें मुख्य रूप से 4 वाला आगे हो गया। ये ध्यान रखना है कि ये 3 यहां तो इसकी दूरी कम रखेंगे, इसका ये 4 है तो इसकी दूरी अधिक रखेंगे, क्योंकि अभी इसका फिर ये वाला मुख्य रूप से क्या था 5 वाला था, ठीक है, ये हुआ। अब इस पर मुख्य रूप से क्या था 2, तो ये 2 बहुत नजदीक है, तो ये इसके नजदीक बनाएंगे अधिक, थोड़ा सा ये बना दिया। और इस पर दूसरा कितना 6, तो ये मुख्य रूप से यहां बनाया जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये भागे दौड़े यहां स्थिति में इस स्थान से चलकर इस स्थान पर आ गए, ये इस स्थान से चलकर इस स्थान पर, ये इस स्थान से चलकर इस पर आ गए। ये कैसे आए, क्या ये मुख्य रूप से कैसे पहुंचे कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इधर ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जिसके फलस्वरूप नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये आपको पता होगा क्या, नेगेटिव पॉजिटिव की तरह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या स्थिति बनी ये देख लें कि यहां कैसे थे, ये 3 थे, 1 2 3, यहां ये 4 थे, इधर मुख्य रूप से ये कितने थे 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4, ये 5 थे, और इधर मुख्य रूप से क्या थे, ये 1 2, और इधर इनके ऊपर कितने थे रिपीटेटिव सीक्वेंस 6, कितने थे 1 2 3 4 5 6 रिपीटेटिव सीक्वेंस मुख्य रूप से इनके ऊपर पाया जाता था।
देखिए ये तो स्वाभाविक है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ये क्रिया मुख्य रूप से होती है। किस पर होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। जैसे ही प्राप्त डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा जो प्राप्त टुकड़े थे लंबे लंबे उनको इस पर स्थानांतरित किए गए, तो ये इनका जो मूवमेंट था वह एनोड की तरफ हुआ, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ पहुंच गए। ये नेगेटिव पॉजिटिव पर पहुंच गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पर पहुंच गए। उसमें भी जो जिन पर सीक्वेंस रिपीटेटिव सीक्वेंस कम था यानी छोटे थे वह मुख्य रूप से आगे पहुंच जाते, क्योंकि वह तेज दौड़ते हैं, वह तेज मुख्य रूप से भागते हैं, जिसके कारण वह आगे पहुंच जाते हैं। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से हुई। अब ये जो पैटर्न प्राप्त हुआ, ये वाला ये जो पैटर्न प्राप्त हुआ, तो यहां मैं लिख रहा हूं अगला 4th नंबर का पॉइंट, उक्त प्राप्त पैटर्न, उक्त प्राप्त डीएनए, उक्त डीएनए का प्राप्त पैटर्न को हम देख नहीं सकते, क्योंकि आंखों के द्वारा इतना छोटे हैं कि इनको देख ही नहीं जा सकते। जो उक्त डीएनए का पैटर्न प्राप्त हुआ उसको देखा नहीं जा सकता। उसको क्या नहीं किया जा सकता बच्चों? देखा नहीं जा सकता। अब देखा नहीं जा सकता तो फिर कैसे पता करेंगे? देखा नहीं जा सकता तो फिर किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो ये जो उक्त डीएनए का पैटर्न प्राप्त हुआ है इसको मुख्य रूप से अब क्या किया जाता है? सीधे सीधे नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफर कर दो। किस पर ट्रांसफर कर दें? नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर मुख्य रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर करने को ब्लोटिंग कहा जाता है। तो क्या मैं बता दूं? अब ब्लोटिंग करना, सीधे सीधे यहां ब्लोटिंग लिख दिया जाए, और ब्लोटिंग का मतलब होता है, मैं वही भी लिख देता हूं कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या? जिससे आपको मुख्य रूप से क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। तो ब्लोटिंग का मतलब ट्रांसफर of separated DNA in nitrocellulose और नायलॉन। ठीक है कि ये जो पैटर्न प्राप्त हुआ था इस पैटर्न को मुख्य रूप से किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ब्लोटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लोटिंग कहा जाता है। तो किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है? देखिए ये एक्स का है, थोड़ा सा मैं ये देखिए नाइट्रोसेलुलोज प्लेट है, ये बराबर बराबर बनना चाहिए प्लेट। देखिए इसमें देखें, उसमें सही दिखाई देता है। चलिए ये नाइट्रोसेलुलोज प्लेट, इसको मुख्य रूप से इस पर स्थानांतरित करते हैं, इसको इस पर स्थानांतरित करेंगे और इसको इस पर स्थानांतरित करेंगे। कर दिया स्थानांतरित। तो देखिए ये कौन सा वाला भाग था? एक्स पैटर्न वाला, ये वाई वाला था और ये जेड वाला था। अज्ञात वाले को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? तो देखिए किस प्रकार का प्राप्त हुआ। तो इसमें 3 4 का ये स्थिति, तो यहां मतलब मैं काउंट कर दूं कि आपने कितने लिए? 6 मैक्सिमम लिए। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये उसके जो पैटर्न कितने रिपीटेटिव है उसके आधार पर किया जाता है। तो नंबर वैसे ही काउंट कर दी तो कोई समस्या नहीं है। तो इस उक्त डीएनए को जब नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफर किया गया तो मुख्य रूप से क्या स्थिति प्राप्त होती है, यह स्थिति आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो देखिए इसमें जो 3 था, 3 नंबर का, ये मुख्य रूप से इस प्लेस पर ये 3 रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जा रहे हैं। तो यहां मुख्य रूप से ये आएगा। फिर 4 का था,
तो वो इस प्लेस पर था। क्या वो इस प्लेस पर था? तो ये विषय ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा, क्योंकि छोटा बड़ा है। फिर यहाँ 4 5 वाला है, तो ये देखिए, तो पहले मैं काउंटिंग कर दूं सभी के पास में, तो जिससे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये काउंटिंग कर दी गई। तो देखिए अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे में कितने नाइट्रोजन बेस रिपीटेटिव थे न्यूक्लियोटाइड? तो ये 4। तो ये इस प्लेस पर मुख्य रूप से आपने को दर्शाना है, क्या 4 हैं। फिर ये इसमें कितने हैं? 5 हैं, ये पहले से 5 लिखा हुआ, तो ये वाला जो सेगमेंट है वो इस प्लेस पर आएगा, ठीक है। तो अब मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें एक है, सिर्फ 2 नाइट्रोजन बेस रिपीट है। कितने? 2 नाइट्रोजन बेस रिपीट है, तो यहां है। और दूसरे में कितने? 6, तो ये इस प्लेस पर है, ये, ठीक है। अब मुख्य रूप से ये नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित करने पर ये स्थिति प्राप्त हुई। अब ये क्रम आप और हम लोग क्या लेकर चल रहे थे? ध्यान होगा रिपीटेटिव वाला, AGCT, ध्यान है क्या? AGCT को लेकर चल रहे थे। अब मुख्य रूप से क्या किया जाएगा कि इनके ऊपर मुख्य रूप से क्या प्रोब को डाला जाएगा। इनके ऊपर मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? प्रोब, यानी हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन सीधे सीधे मुख्य रूप से कह दिया जाए, और लेवल्ड VNTR प्रोब, VNTR प्रोब को मुख्य रूप से डाला है। तो VNTR प्रोब का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि यहां एक ये सेगमेंट है, ये AGCT, तो इसके दूसरे सेगमेंट पर मुख्य रूप से क्या होगा? A के सामने क्या होगा? T, G के सामने क्या होगा? C, C के सामने क्या होगा? G, और T के सामने क्या होगा? A होगा। क्या होगा? सीधे सीधे क्या होगा? A होगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, थोड़ा सा ले लिया स्क्रीनशॉट भाई। तो अब क्या देखना है आपको? अगला जो कदम क्या उठाएंगे? ये स्थिति प्राप्त होती है तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल VNTR प्रोब। तो ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन लेवल VNTR प्रोब? यानी कि रेडियो एक्टिव प्रोब जो रहते हैं, रेडियो एक्टिव, तो ये स्थिति रहेगी AGCT पहले अपना के चल रहे हैं, तो इसके सामने A के सामने T, G के सामने C, C के सामने G, और T के सामने A। तो इस प्रकार की कंडीशन जो प्राप्त होती है, तो यहां मुख्य रूप से ये लेवल्ड हो गया, ये लेवल्ड, ठीक है। इसके ऊपर ये लेवल्ड हो गया, प्रोब को जैसे स्थानांतरित किया, ये क्लियर। तो ये जो है, ये प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाते हैं। ये जो प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री मुख्य रूप से क्या करते हैं? बाइंड होते हैं, जिससे ये दिखाई देने लगता है। तो दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहा गया? ऑटो रेडियोग्राफी, कि ये दिखाई देने लगे। तो क्यों? रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज किया गया था, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से ये दिखाई देने लगे, यानी ऑटो रेडियोग्राफी होने लगे। अब मुख्य रूप से ये कंडीशन प्राप्त हुई। तो अब इस कंडीशन को मुख्य रूप से आप और हम लोग, जो अज्ञात व्यक्ति का ब्लड था, अज्ञात व्यक्ति का ब्लड, इसी पूरी प्रोसेस जो शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहे हैं, तो उसका मैं करके यहां बता देता हूं अज्ञात व्यक्ति वाले का। तो अज्ञात व्यक्ति के कंडीशन में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? देखिए, यहां से देखिए, तो इसमें क्या कंडीशन रहती है कि इनका क्या स्थिति प्राप्त होती है? यदि इनकी स्थिति मुख्य रूप से वही लिख दूं मैं, 7 6 5 4 3 2 1, ये कंडीशन मैं लिख रहा हूं। देखिए, तो इनके जो स्थिति प्राप्त होगी DNA सीक्वेंस की, तो मैं बता देता हूं कि 4th नंबर पर ये है, और अगला कौन से नंबर पे? 4th नंबर का नहीं देते हुए मैं 2 नंबर का बता रहा हूं। चलिए, ये, और अगला 6 नंबर पर, जिससे क्लियर हो जाएगा दूरी के आधार पर। तो इसके ये जो प्रोब बने, वो ये कंडीशन है दिखाई देने के लिए, और इस पर ये कंडीशन है। तो स्वाभाविक है इसकी स्थिति ये प्राप्त होती है। ये किसका है? ये ब्लड स्पॉट जो अज्ञात व्यक्ति का था, किसका था? अज्ञात व्यक्ति का था, उसका ये प्राप्त होता है।
तो ये अज्ञात व्यक्ति का ये जो प्राप्त हुआ, तो वहां क्या देखा गया, इसकी तुलना इन तीनों से की जाए। इसकी तुलना, जो अज्ञात व्यक्ति का ब्लड स्पॉट उसी प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हैं, अब इसकी तुलना इससे की जाए, तो इसकी तुलना इससे करने पर यह दिखाई देता है कि ये इसकी मैचिंग इस जेड वाले व्यक्ति से होती है। इसकी मैचिंग मुख्य रूप से किससे हो रही है, जेड वाले व्यक्ति से हो रही है। तो यह कहा जा सकता है कि जेड वाला व्यक्ति उस मर्डर वाले प्लेस पर उपस्थित था। जेड वाला व्यक्ति उस मर्डर वाले प्लेस पर मुख्य रूप से उपस्थित था। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइन थी वो 2 पर थी, यानी 2 रिपीटेटिव सेगमेंट्स थे, और अगला कौन सा था, 6 रिपीटेटिव सेगमेंट्स, तो इसमें भी 6 रिपीटेटिव सेगमेंट। तो यह कहा जा सकता है कि जेड नामक जो व्यक्ति था, जेड नामक व्यक्ति था, वह मुख्य रूप से उस प्लेस पर, मर्डर वाले प्लेस पर उपस्थित था। तो यही पूरी क्रियाविधि क्या कहलाती, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती। अर्थात इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मर्डर का आसानी से, मर्डर करने वाले व्यक्ति का आसानी से पता कर सकते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जा सकता है। तो ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। विशेष आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बैंड प्राप्त हो रहे हैं, ये बैंड के आधार पर ही मुख्य रूप से पता किया जा सकता है कि ये पट्टी मुख्य रूप से, देखिए अब आप कहोगे कि सर ये पट्टी नीचे क्यों है, ये पट्टी ऊपर क्यों है, ये क्यों, आपको ये ध्यान रखना, पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस, जंक डीएनए पर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति के डीएनए में सिर्फ जंक डीएनए वाले सेगमेंट पर ही रिपीटेटिव सीक्वेंस में भिन्नता पाई जाती। क्यों? क्योंकि 99.9% तो सभी में डीएनए समान होता है, सिर्फ जंक डीएनए ही भिन्न है। उस पर क्यों भिन्न है? क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग है, क्षारकों का, बेस का सीक्वेंस अलग अलग है। तो स्वाभाविक है कि जब मुख्य रूप से इसको नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफर किया गया था, तो वहां बैंड जो बने वो अलग अलग एंड पर बने। इसका बैंड 3 नंबर पे, इस पर 3 रिपीटेटिव सीक्वेंस था, इस पर 4 था, तो यहाँ इस पर 4 ये था, 5वें नंबर पे बने 4 और 5 स्थान पर रिपीट, इसमें 5 पाए जाते थे, इसमें 4, और दूसरे में 1 में 2 पाए जाते थे, 1 में 6 पाए जाते थे। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम वाली स्थिति पर और एक में पैटर्नल होता है, एक में मैटरनल होता है। ये आपको पता है हर व्यक्ति में। क्या डीएनए सेगमेंट का जो डीएनए में एक धागा माता का होता है, एक पिता का, मतलब तो ये स्थिति होती है। तो वो स्थिति जो है इसमें 6वें नंबर पर, इसमें दूसरे नंबर पर था। तो स्वाभाविक है कि ये दूसरे और 6वें नंबर पर था। जो ब्लड स्पॉट पाया गया तो उसमें जो बैंड प्रक्रिया वही चल के आएगी। देखिए मैंने क्या कहा था, इसको लास्ट में बताऊंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा जाके। तो इसमें जो बैंड प्राप्त हुई, इस पर जो पट्टी प्राप्त हुई थी हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल VNTR प्रोब के माध्यम से, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल VNTR प्रोब के माध्यम से जो बैंड प्राप्त हुए थे। क्या? तो VNTR का मतलब तो आपको पता ही है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो जो बैंड प्राप्त हुए, उस बैंड का, ब्लड स्पॉट वाले बैंड जो अज्ञात व्यक्ति का, उसका मुख्य रूप से ज्ञात व्यक्ति XYZ हैं, उनके जो प्राप्त बैंड से तुलना करेंगे। जब प्राप्त बैंड से तुलना करेंगे तो स्थिति देख लेंगे किस स्थान पर है। जिस स्थान पर ये सेम है, यानी ये दूसरे नंबर पे थे तो ये भी दूसरे नंबर पे थे, ये 6वें नंबर पर थे, ये 6वें नंबर पर, तो आप और हम लोग आसानी से क्या कह दिया कि निश्चित तौर पर जो अज्ञात व्यक्ति का ब्लड सैंपल था वो किसका था, जेड वाले का। तो ये कहा जा सकता है जेड वाला व्यक्ति ही मर्डर वाले प्लेस पर उपस्थित था। ठीक है, तो ये है आपकी पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए, आप क्वेश्चंस का जवाब देना है आपको कि भारत में मुख्य रूप से कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किए थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भारत की प्रसिद्ध डीएनए प्रिंटिंग से संबंधित प्रयोगशाला किस स्थान पर पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन करिए कि मतलब सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था। चलिए